स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस को। साथ ही इस वीडियो में उन सभी डिफिनेशंस का फुल डिस्क्राइब भी होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है भ्रम से संबंधित, यानी हैलुसिनेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, उसी से संबंधित आज का पहला प्रश्न है। तो ये किसी दर्शनीय उद्दीपक यानी स्टिमुलेटिंग जिसे बोलते हैं उसके उपस्थित न रहते हुए भी वास्तविकता का बोध करवाने को ही हम लोग मिथ्या या भ्रम के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी दर्शनीय उद्दीपक में उपस्थित न रहते हुए भी वास्तविकता का बोध करवाना मिथ्या या भ्रम कहलाता है। अगला है भ्रम के प्रकार। ठीक है, अभी हम लोगों ने भ्रम के डिफिनेशंस को देखा, अब हम लोग देखेंगे भ्रम के प्रकार को, यानी टाइप ऑफ हैलुसिनेशन। तो पहला श्रवण संबंधी भ्रम जिसे हम लोग ऑडियोटोरी हैलुसिनेशन बोलते हैं, जिसमें कोई रोगी किसी आवाज के प्रति और भ्रम पैदा कर लेता है, जैसे उससे बार बार लगता है कि उसे कोई बुला रहा है। ठीक है। दूसरा प्राण संबंधित भ्रम जिसे हम लोग ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन बोलते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति या रोगी जो होता है वो किसी खुशबू या बदबू का एहसास कर लेता है। ठीक है, या सूंघने पर बदबू जैसा प्रतीत होता है, तो इसे हम लोग ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन बोलते हैं। तीसरा जो होता है वो होता है दृश्य संबंधित भ्रम जिसे हम लोग विजुअल हैलुसिनेशन बोलते हैं। तो इसमें कोई व्यक्ति या रोगी जो होता है वो देखने से संबंधित उसमें भ्रम पैदा होती है। इसमें रोगी को अजीब डरावनी आकृतियां दिखाई प्रतीत होती हैं, या ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दीर्घ सौपन वाले होते हैं। अगला होता है स्पर्श संबंधी भ्रम। ठीक है, यानी टैक्टिकल हैलुसिनेशन जिसे बोलते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति या रोगी को उसके शरीर में कोई चीज रेंगने या फिर किसी चीज के होने का आभास चलता है, जिसमें रोगी द्वारा शरीर पर चींटी चलने का एहसास होना या उसका बोला जाना ये होता है। ठीक है, साथ ही अगला जो होता है वो होता है स्वाद ज्ञान संबंधित भ्रम जिसे हम लोग गस्टोटरी हैलुसिनेशन बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति को स्वाद का आभास होता है। ठीक है, या रोगी को स्वाद का आभास होता है। तो ये कुछ हो गए भ्रम के प्रकार, जिसमें पहला सुनने संबंधित जो भ्रम होता है, दूसरा सूंघने वगैरह संबंधित भ्रम जो होता है, साथ ही देखने वगैरह संबंधित भ्रम होता है, और इसमें संवेदना संबंधित एक भ्रम होता है जिसे हम लोग टैक्टिकल हैलुसिनेशन बोलते हैं। साथ ही लास्ट जो होता है वो होता है स्वाद ज्ञान संबंधित भ्रम जिसे हम लोग गस्टोटरी हैलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये होता है कुछ भ्रम के प्रकार। अगला है भ्रांति। ठीक है, यानी इल्सन। अभी हम लोगों ने भ्रम यानी हैलुसिनेशन को देखा था, अब हम लोग देखेंगे भ्रांति यानी इल्सन को। ठीक, तो भ्रांति जो होता है वह व्यक्ति द्वारा वातावरण में उपस्थित वस्तु की गलत पहचान करने को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो भ्रांति जो होता है वो होता है व्यक्ति द्वारा वातावरण में उपस्थित वस्तु की गलत पहचान करना। ठीक है, जैसे रस्सी को सांप समझना, ये सब होता है। ऊपर हम लोगों ने भ्रम को देखा था, जिसका मतलब होता है कि किसी वास्तविक चीज के ना होते हुए भी उसे वास्तविक समझना। ठीक है, और भ्रांति का मतलब होता है किसी गलत चीज को, ठीक है, या गलत पहचान यानी आइडेंटिफाई करना, जैसे रस्सी को सांप वगैरह समझना, ये सब विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे भ्रांति के प्रकार की तरफ। ठीक है, यानी भ्रांति के प्रकार, टाइप ऑफ इल्सन। पहला होता है ऑप्टिक इल्सन, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा नजर से संबंधित भ्रम होता है या भ्रांति होती है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा या रोगी द्वारा देखने से संबंधित भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जैसे किसी वस्तु को गलत देख लेना या समझ लेना। दूसरा जो होता है वो होता है ऑडिटरी इल्सन, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलत आवाज समझना या सुनाई देना प्रतीत होता है। तीसरा जो होता है वो टैक्टिकल इल्सन, जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा संवेदना से संबंधित भ्रांति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है मानसिक मंदता यानी मेंटल रिटार्डेशन। मानसिक मंदता वह अवस्था होती है जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता औसत से कम व अनुकूलित व्यवहारों यथा सोचने, सीखने, सामाजिक, व्यवसायिक व सांस्कृतिक समायोजन इत्यादि में विकार या कमी को बोलते हैं। ठीक है, मानसिक मंदता वह अवस्था होती है जिसमें किसी व्यक्ति की बुद्धिमत्ता जो औसत होती है वो कम या जितना होना चाहिए औसत से भी बहुत ज़्यादा लो रहती है। ठीक है, ये एक मानसिक विकार उत्पन्न करती है। सामान्य बुद्धिमत्ता जो होती है यानी आईक्यू लेवल अगर 70 है या उससे कम है तो उस व्यक्ति को हम लोग मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, यानी आईक्यू लेवल 70 से कम वाले को हम लोग मेंटल रिटार्डेड पर्सन बोलते हैं। हमने कुछ यहाँ पे इंटेलिजेंस क्वाइटेंट दे दिया है, यानी आईक्यू जिसे बोलते हैं, जिसके आधार पर व्यक्तियों का अलग अलग वर्गीकरण हम लोग करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का इसमें से आसानी से पूछ देता है कि बताइए कि 70 से एबव वाले का, ठीक है, 70 से और 80 तक या 89 तक जो
आईक्यू लेवल लेते हैं या रखते हैं उनको हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं। ठीक, तो वैसे करके मैंने यहाँ पे जो आईक्यू लेवल होता है उसके आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण कर दिया है। ठीक है, जिसमें 140 या अधिक आईक्यू वाले को प्रतिभाशाली श्रेणी में रखते हैं, 120 से 139 तक को अति श्रेष्ठ, 110 से 119 तक को श्रेष्ठ बुद्धि, 90 से 109 तक को सामान्य बुद्धि, 80 से 89 तक को मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही 70 से 79 तक को हम लोग सीमांत क्षीण बुद्धि, 70 से कम को हम लोग निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 69 तक को हम लोग अल्प बुद्धि, 20 से 49 तक को हम लोग मूर्ख बुद्धि, साथ ही 20 या इससे भी कम रहे तो उसे हम लोग इडियट यानी जड़ बुद्धि के नाम से जानते हैं या उसको जड़ बुद्धि की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, जो भी इंटेलिजेंस क्वाइट होता है उसके आधार पर विभिन्न व्यक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी उसका आईक्यू लेवल कितना है इस आधार पर व्यक्ति को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का 140 या इससे अधिक का इंटेलिजेंस क्वाइटेंस हो तो उससे हम लोग प्रतिभाशाली बोलते हैं, 120 से 139 तक हो तो उसे अति श्रेष्ठ, 110 से 119 तक हो तो श्रेष्ठ बुद्धि, साथ ही 90 से 109 तक हो तो सामान्य बुद्धि, 80 से 89 तक को मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। साथ ही 70 से 89 तक को हम लोग सीमांत क्षीण बुद्धि, 70 से कम को हम लोग निश्चित क्षीण बुद्धि, 50 से 69 तक को हम लोग अल्प बुद्धि, 20 से 49 तक को हम लोग मूर्ख बुद्धि और 20 या उससे कम को हम लोग जड़ बुद्धि यानी इडियट की श्रेणी में रखते हैं। तो ये कुछ हो गया जो आईक्यू लेवल होता है उसके आधार पर व्यक्तियों का वर्गीकरण। अब हम लोग देखेंगे इसके कारण को, यानी मेंटल रिटार्डेशन जो होता है उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो पहला, एक तो अज्ञात होता है यानी उसका कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। दूसरा जो होता है वो होता है अनुवांशिक व गुणसूत्रीय संबंधी। ठीक है, यानी इसमें अनुवांशिक और गुणसूत्रीय अगर असमानता है तब मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अगला होता है जन्म पूर्व कारक, जैसे रूबेला संक्रमण या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह, या माँ का व्यसन यानी किसी भी चीज़ का व्यसित यानी एडिक्शन का शिकार है माँ, तो उस स्थिति में। साथ ही पेरिनेटल कारक, ठीक है, जिसमें जन्म के समय जो होता है वैसे कंडीशन में अगर चोट वगैरह लग जाए या मस्तिष्क को ऑक्सीजन की न्यूनता आ जाए यानी मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाए, साथ ही मस्तिष्क में रक्तस्राव यानी हिमोरेज हो जाए, या जन्म पूर्व या लो बर्थ वेट के कंडीशन में ये मेंटल रिटार्डेशन होने की संभावना बनी रहती है। साथ ही पोस्ट नेटल कारक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद किसी भी प्रकार का संक्रमण या फिर मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस या किसी प्रकार का चोट वगैरह लग जाए तो भी मेंटल रिटार्डेशन होने का संभावना उस बच्चे में बना रहता है। साथ ही मिर्गी, एबीओ व आरएच असंगतता, साथ ही जन्मकालीन श्वासरोध, ये सब भी होते हैं जो मेंटल रिटार्डेशन को बढ़ाते हैं या उस बच्चे में उत्पन्न करते हैं। अगला है मेंटल रिटार्डेशन के उपचार। तो इसका कोई भी औषधि या उपचार नहीं है, यानी कोई भी ऐसी दवा नहीं है जो इंटेलिजेंस क्वाइटेंस को बढ़ाए, ठीक है, या बुद्धि स्तर को बढ़ा सके। ठीक है, इसमें व्यक्ति की मानसिक योग्यता एवं रुचि अनुसार उसे आजीविका मूलक चिकित्सा प्रदान करना व उसका रिहेबिलिटेशन ही सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। ठीक है, तो इसका नॉर्मली कोई उपाय नहीं है उपचार का, नॉर्मली हम लोग इसके आजीविका मूलक चिकित्सा प्रदान करते हैं और पुनर्वास संबंधित ही इसमें उपाय किया जा सकता है इसके उपचार में। अगला है रोकथाम। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन के क्या क्या रोकथाम है। तो पहला, विकारजन्य कारक नशा दवाइयाँ एवं विकिरणों से गर्भवती माँ की सुरक्षा प्रदान करना, साथ ही विवाह पूर्व रक्त परीक्षण द्वारा असमानता का पता लगाना, उपयुक्त प्रसव पूर्व देखभाल करना, माता पिता में जेनेटिक विकार होने पर संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिए, साथ ही प्रसूति अस्पताल में ही होनी चाहिए, रक्त संबंधियों में विवाह नहीं करना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र के पश्चात महिलाओं को गर्भधारण से बचना चाहिए, यदि एक बच्चा मंदबुद्धि हो तो अगले गर्भधारण से पूर्व विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श जरूर लेना चाहिए, साथ ही प्रसव के दौरान पूर्ण सुविधा होनी चाहिए ताकि जन्म के समय चोट व अश्वसन यानी एस्पेजिया जिसे बोलते हैं उसके कारण होने वाले मंदबुद्धिता को रोका जा सके, साथ ही बच्चों को पूर्ण अपनत्व, प्रेम, श्रेष्ठ पोषण, उचित टीकाकरण तथा संवेदी उद्यापन भी प्रदान करने चाहिए। तो ये कुछ हो गए इसके रोकथाम के उपाय। अगला है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग क्या क्या करेंगे, यानी मेंटल रिटार्डेशन पेशेंट का हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या करते हैं उसी को। तो पहला, मंदबुद्धि बालक की देखभाल के लिए माता पिता को उचित शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही महिला रोगी के लिए रजोधर्म के समय विशेष देखभाल प्रदान करेंगे, मंदबुद्धि के पास किसी तरह के तेज धार वाले उपकरण जैसे चाकू, ब्लेड, औजार आदि नहीं छोड़ना चाहिए, साथ ही रोगी को टॉयलेट ट्रेनिंग प्रदान करना चाहिए, रोगी को डांटना नहीं चाहिए,
वह उसके प्रश्नों एवं समस्याओं का धैर्यपूर्वक समाधान करना चाहिए। साथ ही रोगी को उसके दैनिक कार्यों के बारे में समझाना व कार्यों को करने में सहायता प्रदान करना चाहिए। रोगी को पुनर्वास के लिए अस्पताल में नियमित जांच कराते रहना चाहिए व उपचार लेते रहना चाहिए। तो ये कुछ हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट। आज का अगला क्वेश्चन है साइकोफार्मेकोलॉजी से। औषधि विज्ञान की यानी मेडिसिन साइंस की वह शाखा जिसके अंतर्गत साइकोट्रोपिक ड्रग अर्थात व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाली औषधि के प्रभावों व दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, साइकोफार्मेकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, साइकोफार्मेकोलॉजी का मतलब होता है कि औषधि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत साइकोट्रोपिक ड्रग अर्थात व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को नियंत्रित करने वाली औषधि के प्रभाव व दुष्प्रभाव का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग साइकोफार्मेकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखेंगे साइकोट्रोपिक ड्रग को। ठीक है, अभी हम लोगों ने साइकोफार्मेकोलॉजी को देखा था जो कि एक शाखा होती है मेडिसिन साइंस की। अब हम लोग देखेंगे साइकोट्रोपिक जो ड्रग होता है या मेडिसिन होता है उसी को। तो ये एक ड्रग होता है या रासायनिक पदार्थ होता है जिनका उपयोग व्यक्ति के व्यवहार व मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित रखने व मनोरोगी के उपचार में किया जाता है। साइकोट्रोपिक जो ड्रग होता है वह एक रासायनिक पदार्थ या मेडिसिन होता है जिनका उपयोग व्यक्ति के व्यवहार व मानसिक क्रियाओं को नियंत्रण रखने में व मनोरोगी के उपचार में किया जाता है। अगला है मनोऔषधियों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोट्रोपिक ड्रग्स। तो पहला इसमें एंटीसाइकोटिक्स या न्यूरोलेटिक ड्रग्स आते हैं, दूसरा एंटी डिप्रेसेंट या एंटी मैनिक ड्रग्स आते हैं, तीसरा मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स आते हैं, चौथा एंटी एंजाइटी ड्रग, पांचवा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और छठा जो होता है वो एंटी पार्किंसन ड्रग्स इसमें आते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में। ठीक है, पहला एंटी साइकोटिक या न्यूरोलेटिक ड्रग्स, दूसरा एंटी डिप्रेसेंट या एंटी मैनिक ड्रग्स, तीसरा मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स, चौथा एंटी एंजाइटी ड्रग्स, पांचवा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और छठा जो होता है वो एंटी पार्किंसन ड्रग्स इसमें आते हैं। अगला है मनोविक्षिप्ति रोग औषधि यानी एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसे हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स के भी नाम से जानते हैं। इनका उपयोग मुख्यतः विखंडित मानसिकता जिसे हम लोग सिजोफ्रेनिया बोलते हैं, साथ ही मनोविक्षेपिक अवसाद व बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स यानी न्यूरोलेप्टिक ड्रग या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स बोले, उनका उपयोग हम लोग सिजोफ्रेनिया के उपचार में, साथ ही मनोविक्षेपिक अवसाद या बाइपोलर डिसऑर्डर के उपचार में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्या क्या संकेत हो सकते हैं या हम लोग कब कब इनका प्रयोग करते हैं। तो पहला, जब सिजोफ्रेनिया हो जैसे कि मैंने ऊपर बताया, साथ ही डेलिरियम या बाइपोलर डिसऑर्डर, साथ ही डिमेंशिया, डेल्सनल डिसऑर्डर, साथ ही साइकोटिक डिप्रेशन अगर हो तब इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। साथ ही ओसीडी, ऑटिज्म और पैरानोइड डिसऑर्डर हो तब भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है उसमें हम लोग कब कब प्रयोग करना चाहिए, तो सिजोफ्रेनिया हो तब, साथ ही डेलिरियम, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिमेंशिया, डेल्सनल डिसऑर्डर, साइकोटिक डिप्रेशन, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, साथ ही ऑटिज्म और पैरानोइड डिसऑर्डर हो तब जाके हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रतिनिषेध यानी कब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का उपयोग हम लोग नहीं करना चाहिए। तो पहला, गर्भवती महिला को नहीं देना चाहिए, 3 साल से छोटे बच्चे को भी नहीं देना चाहिए, किसी औषधि से एलर्जी वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, या किसी एपिलेप्टिक पर्सन को नहीं देना चाहिए, यानी किसी व्यक्ति को मिर्गी वगैरह आ रहा है तो उस स्थिति में एंटीसाइकोटिक ड्रग या मेजर ट्रैंक्विलाइजर ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये हो गया कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन जिसमें हम लोग एंटीसाइकोटिक ड्रग का उपयोग नहीं करते हैं, जिसमें गर्भवती महिला को नहीं देना चाहिए, साथ ही 3 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए, औषधि से एलर्जी वाले व्यक्ति को और मिर्गी ग्रस्त व्यक्ति को नहीं देना चाहिए एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टैप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। साथ ही अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टैप करके और डायरेक्ट हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।